हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 13 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स है वो है रेड सी। देन हम देखेंगे हाल ही में संपन्न हुआ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे RM नाचमई के बारे में, जो कि हाल ही में खबरों में रही हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2026 के बारे में देखेंगे। जल महोत्सव 2026 के बारे में देखेंगे। हाल ही में न्यूज में रहा जो क्वाशम आइलैंड है उसके बारे में देखेंगे। देन एक्सरसाइज लामित्य 2026 के बारे में देखेंगे। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। प्रूफ 3 मिशन इसके बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में न्यूज में रहा ये जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, हम इसके बारे में भी देखेंगे। अनावरण पोर्टल के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सिपरी रिपोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर से सटे हुए हैं या अपनी सीमा साझा करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं सूडान, इरिट्रिया, जॉर्डन और यमन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको आंसर देना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारी ही कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं रेड सी से। आप देख सकते हैं। रेड सी इज एन इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलेन बॉडीज ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि जॉर्डन भी अपना बॉर्डर शेयर करता है रेड सी से। जॉर्डन हैज अ स्मॉल कोस्ट लाइन एट अकाबा ऑन द गल्फ ऑफ अकाबा विच इज पार्ट ऑफ द रेड सी सिस्टम। ये आप ध्यान रखेंगे। Red Sea is connected to the Indian Ocean in the south through the Bab al-Mandeb Strait and the Gulf of Aden, and in the north are the Sinai Peninsula, the Gulf of Aqaba and the Gulf of Suez, जो कि लीड करता है स्वेज कनाल को। It is known for its hot and salty water and is crucial maritime route between Europe and Asia. The Red Sea's unique color changes are due to algal blooms. Geologically, it lies in the fault depression between the Arabian and North African tectonic plates. Five major types of mineral resources are found in the Red Sea region और ये resources हैं petroleum deposits, evaporite deposits, sulfur, phosphate and the heavy metal deposits. अभी हाल ही में रेड सी काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team became the first in history to win back-to-back ICC Men's T20 World Cup titles by winning 2026 edition? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम 2026 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाली इतिहास की पहली टीम बन गई है। क्या ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने देखा कि हाल ही में न्यूज में रहा कि इंडिया ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है और लगातार कोई कंट्री जो 2 बार इसको जीती है, तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। आप देख सकते हैं ऑन 8 मार्च 2026 इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 96 रन्स इन द फाइनल ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद।
So India became the first ever team to successfully defend a T20 World Cup title, winning consecutive editions in 2024 and 2026. So with this victory, India secured its third T20 World Cup crown, surpassing all other nations. India posted the highest ever total in the T20 World Cup final. The 96-run victory margin is one of the largest in the tournament's history. टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो संजू सैमसन was named player of the tournament for securing 321 runs, while Jasprit Bumrah was the player of the match in the final. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने जो इनॉग्रल एडिशन रहा था इस वर्ल्ड कप का 2007 का, वो भी अपने नाम किया था। आप ध्यान रखेंगे फाइनल्स में जो दो टीम्स खेली है वो है इंडिया और न्यूजीलैंड, जिसमें से इंडिया विजेता टीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first woman in India to be appointed as the chief superintendent of a functional nuclear power plant? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मुख्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं सौम्या स्वामीनाथन, आर एम नचमई, एन कलाई सेल्वी या फिर टेसी थॉमस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये बन गई है आर एम नचमई। आप देख सकते हैं आर एम नचमई मेड हिस्ट्री ऑन 15th of March 2026 by becoming the first women chief superintendent of an operational nuclear power plant in India. So she assumed charge of Kega Generating Station Unit 3 and 4 in Karnataka, and the facility is managed by the Nuclear Power Corporation of India Limited. So in her role, she oversees the operations, maintenance, and engineering support divisions of the reactor complex. Kaiga Unit 3 and 4 are pressurized heavy water reactors with a capacity of 220 megawatt each. NPCIL की बात करें, जिसको हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। आप ध्यान रखेंगे सो आर एम नचमई जो है वो बन गई है फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the Indian Army's Central Command organize its first ever strategic communication conclave on 7th of March 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना की केंद्रीय कमान ने 7 मार्च 2026 को अपना पहला सामरिक संचार सम्मेलन कहां पर आयोजित किया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या फिर पुणे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो सेंट्रल इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड है उसने पहली बार आयोजित किया है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, और इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। आप देख सकते हैं द इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। So the conclave brought together nearly 500 participants, including military leaders, diplomats, and media professionals. And the theme was
institutionalizing strategic communication as a capability for future preparedness in the emerging information space. So notable speakers included Ambassador Ruchira Kamboj, India's first female permanent representative to the United Nations. The focus was on addressing hybrid threats, disinformation, and the digital media's role in national security. आप ध्यान रखेंगे, आर्मी का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, एंड इट इज वन ऑफ द 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which department organized the nationwide Jal Mahotsav 2026 from 8th of March to 22nd of March 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस विभाग ने 8 से 22 मार्च 2026 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया है. आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज. आपको बताना है हाल ही में ये जो जल महोत्सव संचालित हो रहा है इसको किस डिपार्टमेंट ने आयोजित किया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने. आप देख सकते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कंडक्टेड जल महोत्सव 2026 फ्रॉम 8th ऑफ मार्च, जिस दिन हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, टू 22nd ऑफ मार्च. आप ध्यान रखेंगे कि 22nd ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं. The campaign aims to strengthen Jan Bhagidari in rural drinking water management under the Jal Jeevan Mission. So it features a 3-tier framework: Jal Mahotsav, Rajya Jal Utsav and Lok Jal Utsav. आप ध्यान रखेंगे जो जल महोत्सव है वो नेशनल लेवल पर होता है, देन राज्य जल उत्सव ये स्टेट लेवल पर, और लोक जल उत्सव मनाया जाता है विलेज और पंचायत लेवल पर. So a national mega event was held on March 11, 2026 at Vigyan Bhavan, New Delhi, with the President of India as the chief guest. So key activities include Jal Arpan, the symbolic handing over of water supply schemes to Gram Panchayats and the village water and sanitation committees. आप ध्यान रखेंगे ये जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, एंड इट इन्विजन्स प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Kosham Island, recently seen in the news, is located in which of the following regions? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाया जो केशम द्वीप है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है. आपके ऑप्शंस हैं रेड सी, पर्सियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी या फिर ब्लैक सी. आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो केशम आइलैंड है ये किस क्षेत्र में स्थित है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये स्थित है पर्शियन गल्फ के क्षेत्र में. आप देख सकते हैं केसम आइलैंड बिलोंग्स टू ईरान एंड इज लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्शियन गल्फ एंड लाइज ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ ईरान इन हार्मुजन province. So the island is strategically important due to its proximity to the Strait of Hormuz, one of the world's
most significant maritime choke points for global oil trade. पर्शियन गल्फ की बात करें तो इट इज एन आर्म ऑफ द अरेबियन सी बिटवीन द साउथ वेस्टर्न ईरान एंड द अरेबियन पेनिनसुला। और इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो हैं इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान एंड ईरान। And it is connected to the Gulf of Oman in the east by the Strait of Hormuz. आप ध्यान रखेंगे कि जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding exercise Lamite 2026. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो अभ्यास लामित्य 2026 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड सेशेल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द वर्ड लामित्य मीन्स फ्रेंडशिप इन द क्रेओल लैंग्वेज। और थर्ड स्टेटमेंट है द एक्सरसाइज इज प्राइमरली अ नेवल ड्रिल कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है एक्सरसाइज लामित्य से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक लैंड बेस्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज है ना कि नेवल ड्रिल है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So, an Indian Armed Forces contingent participates in the 11th edition of the Joint Military Exercise Lamite 2026, aimed at strengthening defense cooperation and operational coordination between India and Seychelles. So, exercise Lamite, यहाँ पर जो word Lamite है, it means friendship in Creole and it reflects the spirit of defense cooperation between the two nations. सो ये जो एक्सरसाइज लामित्य है ये एक बाई एनियल एक्सरसाइज है कंडक्टेड सिंस 2001 बिटवीन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेशल्स डिफेंस फोर्सेस। The exercise aims to enhance interoperability in sub-conventional operations in semi-urban environments, strengthen peacekeeping coordination, and exchange tactical skills and new military technologies between the two forces. सो सेशेल्स की बात करें तो ये एक आर्कीपेलागिक स्टेट है ऑफ 155 आइलैंड्स इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about impact for nutrition platform. सो यहाँ पर इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ नॉलेज एंड रिसोर्स प्लेटफॉर्म ऑन न्यूट्रिशन दैट कनेक्ट्स बिजनेसेस विद द सोशल मूवमेंट अराउंड पोषण अभियान। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्लेटफॉर्म इज इंक्यूबेटेड बाय द यूनिसेफ इंडिया। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं
So, Niti Aayog and UNICEF launched a partnership to tackle malnutrition in aspirational districts and blocks using the Impact for Nutrition platform. So, it promotes collaborative governance, CSR funding, data driven monitoring, and stronger Anganwadi service delivery to reduce stunting, wasting, and anemia and improve India's human capital. So, by focusing on aspirational districts and aspirational blocks, the initiative ensures that interventions are directed towards most developmentally challenged regions, addressing gaps in service delivery. Through the Impact for Nutrition platform, the collaboration engages businesses and public sector enterprises to channel corporate social responsibility funds into nutrition-focused initiatives. ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, ये नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं। आप ध्यान रखेंगे, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 27 स्टेट्स। इसके साथ ही एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है इसके बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। इनिशियली इसमें यह था कि 500 ब्लॉक्स कवर किए जाएंगे अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स। बाद में इसको एक्सपेंड करके 513 ब्लॉक्स कर दिया गया था एज ऑफ 2026। और आप ध्यान रखेंगे इसमें जो फोकस एरियाज हैं वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Prov 3 mission, consider the following statements. So यहाँ पर जो Prov 3 मिशन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, It is a precision formation flying mission launched by the European Space Agency. Second statement है, The mission uses a single satellite equipped with an international chronograph to study the sun's atmosphere. And third statement is, it aims to create an artificial solar eclipse to observe the solar corona. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है प्रोव 3 मिशन से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मिशन यूज करता है सिंगल सैटेलाइट को। ये इनकरेक्ट है, ये एक ट्विन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है। आप देख सकते हैं। So Prov 3 is the world's first precision formation flying mission by the European Space Agency launched aboard ISRO's PSLV C-59. So it is a twin spacecraft system and consists of two independent satellites, the chronograph and the occulter, not a single satellite. So these two must maintain a precise distance of 150 meters to function as a virtual instrument. So the primary objective is to create an artificial solar eclipse. The occulter blocks the sun's disk, casting a shadow on the chronograph, allowing for the observation of the faint outer atmosphere. So this setup allows for continuous data collection, which is impossible during natural eclipse on Earth. So studying the corona is vital for understanding solar winds and coronal mass ejections that can affect Earth's power grids. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the thermal high altitude area defense, consider the following statements.
सो थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस या थार्ड ये जो मिसाइल सिस्टम है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स स्पेसिफिकली ड्यूरिंग देयर मिड कोर्स फेज ऑफ फ्लाइट। Second, the system employs hit to kill technology relying on kinetic energy rather than explosive warheads to destroy targets. And third, it serves as a defensive layer that bridges the operational gap between the Patriot and the Aegis missile defense system. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है इससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जबकि सेकंड इन सॉरी यहां पर आपका जो फर्स्ट यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So the terminal high altitude area defense is a sophisticated surface to air missile system developed by the United States. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही ये जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है ये संबंधित है यूनाइटेड स्टेट्स से। It is specifically designed to intercept and destroy short, medium and limited intermediate range ballistic missiles during their terminal phase, not the mid-course phase. So third utilizes hit to kill technology. This means the interceptor does not carry a traditional fragmentation warhead. Instead, it destroys the incoming threat through the sheer force of impact. So this approach is preferred as it minimizes the risk of detonating conventional or nuclear payloads over populated areas. It provides a multi-layered defense shield engaging targets at higher altitudes than the Patriot system but lower than the exo-atmospheric Aegis system. So ये engage करता है targets को both inside and outside the Earth's atmosphere, and this strategic placement fills a vital niche in the global ballistic missile defense architecture, ensuring that if a higher tier system fails, THAAD serves as a robust secondary line of the defense before the missiles reaches the lower atmosphere. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Anavaran portal recently seen in the news has been launched by which of the following? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ये जो अनावरण पोर्टल है इसको निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नीति आयोग, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो अनावरण पोर्टल को लॉन्च किया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टॉप्ड इट्स अनावरण deforestation alert system on deforestation. So it has been operational since January 2024 and it has been using satellite data and machine learning to enable Forest Survey of India to issue location alerts on the loss of forest cover to states every 15 days so that targeted field inspections can be carried out. So the Anavaran alert system is based on Google Earth Engine platform and it uses Sentinel-2 satellite images as input data. For continuous monitoring during cloudy and monsoon season, this is further integrated with the Sentinel-1 synthetic aperture radar data. So फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये प्रीमियर
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1981 में। आप ध्यान रखेंगे जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये भी एफएसआई के द्वारा पब्लिश की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Stockholm International Peace Research Institute report on international arms transfer, consider the following statements. So यहाँ पर जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण संबंधी रिपोर्ट है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स ग्लोबली ड्यूरिंग 2021 to 25. And second statement is USA was the top supplier of arms to India followed by Russia during this period. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है बिकॉज यूएसए इज द टॉप सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया फॉलोड बाय फ्रांस नॉट रशिया। आप देख सकते हैं according to a report by Stockholm International Peace Research Institute, India emerged as the second largest importer of major arms globally during the 2021 to 2025 period, accounting for about 8.2% of global arms import. So the report highlights that despite efforts to strengthen domestic defense manufacturing through initiatives such as Make in India, India still depends significantly on foreign defense equipment for military modernization. So the separate report also indicates major changes in global arms transfers. First, Ukraine became the largest arms importer due to the ongoing war with Russia. Second, the United States remained the largest arms exporter, accounting for the biggest share of global exports, and France emerged as the second largest arms exporter globally. इसके साथ ही अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेस्ड इन स्टॉकहोम और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1966 में and it conducts research on conflict armaments, arms control and disarmament. वर्तमान समय में सिप्री के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।